शादी के बाद घर पर सिर्फ मैं और मेरी नंद और ससुर घर होते। मेरी नंद बहुत हसीन थी, लेकिन मेरे ससुर को उनकी शादी की कोई फिक्र नहीं थी और रोजाना दिन के वक्त नंद ससुर के कमरे में कई घंटे गुजार के आती। मैं समझती उनकी बेटी है, खिदमत कर रही होगी। फिर एक दिन मैं अचानक कमरे में गई तो मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि कभी कभी मैं बहुत हैरान होती कि मेरी नंद समीना बहुत हसीन और खूबसूरत होने के बावजूद भी अभी तक कुंवारी थी। ऐसा नहीं था कि उसके रिश्ते नहीं आते थे, बल्कि मेरे ससुर उसकी शादी ही नहीं करना चाहते थे। जब भी कोई रिश्ता आता तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मना करते थे। मेरी नंद समीना उम्र में मुझसे बड़ी थी और उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही थी, लेकिन किसी ने भी उस तरफ शायद तवज्जो नहीं दी थी, क्योंकि मेरे ससुराल में सिर्फ मैं, मेरी नंद और ससुर थे। मेरा शौहर एक परदेसी था और शादी के बाद 2 साल के लिए अमेरिका चला गया। शुरू शुरू में मुझे लगा कि शायद समीना के सर पर माँ का साया नहीं है, इसीलिए किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी और सही उम्र में उसकी शादी का फैसला भी नहीं किया। लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे अंदाजा हो गया कि मैं सोच रही हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समीना के लिए तो आए दिन ही कोई ना कोई रिश्ता आया रहता था, लेकिन उसके बावजूद अब तक उसका रिश्ता नहीं हो सका था। और उसके पीछे जो वजह थी, जब उस पर से पर्दा हटा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी नंद बहुत ही अच्छी थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। अपने बाप की भी बहुत खिदमत करती थी। सारा सारा दिन वो अपने बाप के कमरे में ही गुजार देती और मैं हमेशा ये सोचती ये कितनी अच्छी बेटी है कि इसका कोई ख्याल भी नहीं करता और ये सबकी कितनी खिदमत करती है। इस उम्र में तो लड़कियां शादी करके अपने घरों में खुशबाश जिंदगी गुजार रही होती हैं और बेचारी समीना अपने वालिद की खिदमत में ही मसरूफ रहती। कभी कभी मैं सोचती कि समीना के दिल में भी अपनी शादी को लेकर कितने अरमान होंगे, लेकिन मुझे उस हवाले से बात करना कुछ मुनासिब नहीं लगता था कि कहीं उसके दिल को ठेस ना पहुंच जाए। जहां मैं शादी होकर आई थी, ये एक छोटा सा अपार्टमेंट था जिसमें हम रिहाइश पसीर थे। उसमें 3 ही कमरे थे, मेरा, मेरी नंद का और मेरे ससुर का। घर में काम ना होने के बराबर था। मैं घर का थोड़ा बहुत काम करती तो मेरी नंद भी बराबर से मेरा हाथ बटाती थी और उसके बाद मैं अपने कमरे में ही रहती, क्योंकि नंद तो ज्यादातर ससुर के कमरे में होती और मुझे उनके बीच बैठना अच्छा नहीं लगता था। मैं सारा वक्त अपनी अम्मा से फोन पर बातों में लगी रहती या फिर मेरे शौहर अकरम का ही फोन आ जाता। मेरी अकरम की शादी मेरे ससुर की पसंद से हुई थी। मेरे ससुर ने मुझे किसी तकरीब में देखकर अकरम के लिए पसंद किया था और मेरे माँ बाप ने भी ये देखकर शादी कर दी कि अकरम एक बहुत अच्छा और पैसे वाला शख्स है। मेरे ससुर भी एक रिटायर्ड सरकारी अफसर थे और उनके पास भी जायदाद की कोई कमी नहीं थी। कुछ वक्त हमारा रिश्ता रहा और उसके बाद हम शादी के रिश्ते में बंध गए। मैं जब पहली दफा शादी होकर ससुराल पहुंची तो हैरान रह गई। मुझे लगा था मैं किसी बड़े से घर में शादी होकर जा रही हूँ, क्योंकि सबने भी यही बताया था कि अकरम उसके वालिद बहुत ही पैसे वाले हैं। लेकिन ये तो एक 3 कमरे का छोटा सा अपार्टमेंट था जिसमें बावर्ची खाना भी बहुत ही छोटा था। शादी की रात में दुल्हन बनी बैठी थी और इस छोटे से कमरे को पूरी तरह फूलों से सजाया गया था। कमरा छोटा होने की वजह से फूलों की महक पूरी तरह रची बसी हुई थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और कई अरमान दिल में मचल रहे थे। रुखसती के वक्त मेरी सहेलियों ने कई ऐसी बातें मेरी गोश गुजार की थी कि मैं खुद ब खुद इस नए रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा जज्बात महसूस कर रही थी, या शायद फिर ये निकाह का असर था जिसने मेरे दिल में अकरम के लिए कुछ खास जज्बात भर दिए थे। अकरम जैसे ही कमरे में आए तो मेरे वजूद पर कपकपाहट तारी हो गई। आने वाले लम्हों का सोचकर मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। मैं बेचैनी से अपने दोनों हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगी जब अकरम ने मेरे हाथों को अपने हाथ में थाम लिया। मोहब्बत से उन्होंने मेरे हाथों का बोसा लिया और जब अकरम ने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है और अब कोई अधूरापन बाकी नहीं रहेगा। अकरम मुझ पर सारी रात अपनी मोहब्बत की बरसात करते रहे। वो भी जज्बात की शिद्दत से पूरी तरह बेकाबू थे और वसल की रात में तमाम दूरियां मिट सी गई थी। अकरम की बाहों ने मुझे ऐसा सुकून बख्शा था कि मैं सब कुछ भूल कर बस उसकी हो गई थी। पहली बार मैंने जिंदगी में कभी किसी मर्द का लम्स महसूस किया था और वो मेरा महरम था। इसलिए मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी खुशियों का गहवारा बन गई है। अकरम शादी के बाद कुछ ही दिन मेरे साथ रहे और उन कुछ दिनों में हम दोनों ने पूरे शहर की सैर की। हर गुजरते दिन के साथ अकरम की मोहब्बत में इजाफा होता चला गया था और अकरम ने वाकई साबित कर दिया था कि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मेरे मुंह से कोई ख्वाहिश भी निकलती तो वो उसे पूरा फौरन ही कर देते। मैंने अकरम के साथ इतने अच्छे दिन गुजारे कि मुझे एहसास हुआ कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। मैं अकरम से अक्सर पूछती कि जब आपके पास इतना पैसा है तो हम इतने छोटे से अपार्टमेंट में क्यों रहते हैं।
जिस पर अकरम ने मुझे बताया कि ये मेरी वालदा की निशानी है और ये मेरी वालदा ने अपनी पसंद से खरीदा था, इसीलिए हम इसे छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। मैं और अब्बा तो बड़ा घर खरीदने के लिए तैयार थे, लेकिन समीना ने साफ साफ कह दिया कि वो ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। इसीलिए हमने भी कहीं और शिफ्ट होने का नहीं सोचा। दिन पर लगाकर तेजी से उड़ते चले गए। अकरम की मौजूदगी में तो मुझे किसी भी चीज की कभी कोई परेशानी ना हुई और मेरे ससुर और नंद का रवैया भी मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। फिर जुदाई का दिन चला आया और अकरम के जाने का वक्त आ गया था। मेरा दिल बहुत उदास था और मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। आने वाले 2 साल में किस तरह अकरम के बगैर मैं गुजारूंगी, ये सोचकर मेरी तबीयत खराब हो रही थी। अकरम ने बताया कि यहाँ और अमेरिका में दिन और रात का फर्क है और वो जब मुझे फोन करेगा तो यहाँ दिन हो रहा होगा और वो ज्यादातर वक्त मेरे साथ ही बातों में लगा रहेगा। अकरम ने मुझे किसी न किसी तरह मुतमिन कर दिया था और मेरे ससुर ने भी मुझे तसल्ली दी थी। अकरम चला गया था और मैं उसके पीछे तन्हा रह गई थी, लेकिन मेरी नंद और मेरे ससुर ने मुझे बिल्कुल अकरम की तरह ही रखा और किसी भी चीज की कमी ना होने दी। मेरा जब दिल चाहता मैं अपने घर चली जाती और बहुत सारा वक्त अपने घर गुजारती। मेरी नंद इस बात पर कोई एतराज नहीं करती थी, बल्कि वो अकेले ही सारा घर का काम संभाल लेती और मैं अकरम से बातों में मसरूफ रहती। घर के कामकाज खत्म होते ही मेरी नंद ससुर के कमरे में चली जाती और शायद उनकी खिदमत में ही लगी रहती। कभी कभी मैं ये सोचकर बहुत खुश होती कि मेरे ससुर ने अपनी औलाद की कितनी अच्छी तरबियत की है, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि ससुर के कमरे के अंदर क्या होता है। कभी कभी जो दिखाई देता है वो हरगिज भी नहीं होता, और जब मैंने अपनी आंखों से सारी हकीकत देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये तो मेरे वहमो गुमान भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैंने अपनी शादी के अगले ही दिन से देखा था कि मेरी नंद के लिए बहुत ज्यादा रिश्ते आया करते थे। मेरी शादी में भी जो मेहमान आए थे उनमें से कई लोगों ने मेरी नंद समीना के लिए अपने बेटों के लिए रिश्ते भेजे, लेकिन ये बात मेरे लिए बहुत हैरान कुन थी कि मेरे ससुर किसी न किसी बात पर रिश्ते के लिए इनकार कर देते। मेरी नंद उम्र में मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी थी, लेकिन बहुत ही हसीन थी, इसलिए उस उम्र में भी उसके रिश्ते चले आ रहे थे। कभी कभी मैं सोचती कि क्यों ना अपने भाई के लिए ही समीना का रिश्ता मांग लूं, मगर मेरी माँ ने ये कहकर मुझे रोक दिया कि इस तरह वट्टे सिट्टे की शादी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और जब मैंने अकरम से बातों बातों में इस बात का जिक्र किया तो अकरम ने यह कहकर इनकार कर दिया कि हम अभी समीना की शादी नहीं करना चाहते। ये बात मेरे समझ से बाहर थी कि आखिर समीना की शादी होगी कब। अकरम मुझसे कहते ये बात समीना को अकरम मुझसे कहते कि जब समीना को इस बात की परवाह नहीं है तो तुम क्यों पीछे पड़ गई हो। वो बहुत खुश है और अब्बा जान की बहुत खिदमत भी करती है। मैंने अकरम से कहा तो क्या इस वजह से हम कभी उसकी शादी नहीं करेंगे। अगर बात अब्बा जान की खिदमत की है तो वो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन हर लड़की की तरह समीना के भी कुछ जज्बात होंगे, और यही एक बात थी जिस पर मेरा और अकरम का झगड़ा हो जाया करता था। इसीलिए अब मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी। कभी कभी तो समीना दोपहर का खाना भी मेरे कमरे में ही दिए जाती। मेरा अपने कमरे से निकलना ना होने के बराबर रह गया था, क्योंकि समीना मेरे उठने से पहले ही घर का सारा काम निपटा दिया करती थी। कभी कभी तो मैं अपनी खुशकिस्मती पर हैरान रह जाती कि शादी के बाद भी मुझे घर की ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं आई थी, और ससुराल भी इतना अच्छा मिला था कि मेरे खानदान वाले रश करने लगे थे। मौसम बदल रहा था और सब जगह हब्स का राज था। इस मौसम में हमेशा ही मेरा दम बुरी तरह घुटता था, और इस छोटे से अपार्टमेंट में तो मुझे सांस लेना दुश्वार हो रहा था। काफी देर तक मैं कमरे में ही यहाँ वहां टहलती रही, लेकिन जब मुझे कुछ समझ ना आया तो मैंने सोचा कि अपनी नंद से ही कुछ देर बातें कर लेती हूँ, शायद मेरा दिल बहल जाए। यही सोचकर मैं कमरे से निकली तो मेरी नंद अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। यकीनन वो ससुर की खिदमत में मसरूफ थी। पहले मैंने सोचा कि वापस अपने कमरे में चली जाती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बोझल हो रही थी, इसलिए मैं ससुर के कमरे में दाखिल हो गई और अंदर का मंजर देखकर मेरी एकदम ही चीख निकल गई। मेरे ससुर को कुछ बीमारियां लाहक थी और उनकी दवा वगैरह का ख्याल रखना भी समीना की जिम्मेदारी था, और समीना वक्त पर उन्हें दवा देने से बिल्कुल नहीं चूकती थी। डॉक्टर के पास जाकर दवा लाना भी समीना ही की जिम्मेदारी थी। मैं जब भी उसे अपने बाप के लिए इतना ज्यादा फिक्र करता देखती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मेरी शादी से पहले भी उसने अकेली औरत होकर पूरा घर संभाला हुआ था, और मेरी शादी के बाद भी वो पहले की तरह ही सारी जिम्मेदारियां उठा रही थी। नाश्ते के फौरन बाद ही वो एक ट्रे में सारी दवाएं सजाए ससुर के सामने रखती और खुद खोल खोल कर उन्हें अपने हाथों से दवा खिलाती। और अब मुझे मालूम हो रहा था कि वो दवाएं आखिर क्यों दी जा रही हैं। जब मैं ससुर के कमरे में दाखिल हुई तो वहां मेरी नंद एक अजनबी के साथ सोफे पर बैठी थी, और वो दोनों जिस हालत में एक दूसरे के साथ थे वो मेरे लिए नाकाबिले बयान था, जबकि शायद मेरे ससुर पूरी तरह बेहोश बिस्तर पर पड़े हुए थे। मेरी इतनी जोरदार चीख के बावजूद भी मेरा ससुर टस से मस न हुए और खौफ के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे।
मेरी नंद ने फौरन ही आगे बढ़कर मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था और वो शख्स जो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था कब मेरे ससुर के कमरे से निकलकर गायब हुआ मुझे खबर भी ना हुई। मेरी नंद ने मुझे खींचकर मेरे कमरे में मेरी नंद मुझे खींचकर मेरे कमरे में लाई थी और ससुर के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। मैं अपनी जगह हक्का बक्का रह गई थी कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी नंद ने मुझे बेड पर बिठाया और खुद मेरे बराबर में बैठ गई और रोने लगी। कहने लगी, भाभी आप ये बात किसी को ना बताइएगा। मैंने अपनी नंद से कहा कि ये सब तुम क्या कर रही हो। मेरी नंद मुझे कहने लगी कि मैं आपको एक एक बात हकीकत बता दूंगी, लेकिन आप इस बात का जिक्र भाई से भी न कीजिएगा। मेरी नंद समीना बताने लगी कि मेरे ससुर उसके सगे बाप नहीं है, बल्कि समीना की माँ मेरे ससुर की दूसरी बीवी थी और समीना उसके पहले शौहर की औलाद, और वो बहुत सारी दौलत और जायदाद के साथ मेरे ससुर से शादी कर बैठी थी। समीना बता रही थी कि वो एक यतीम बच्ची थी जिसके बाप का इंतकाल बचपन में ही हो गया था, और मेरे ससुर ने ये देखकर समीना की माँ एक मालदार औरत है उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा दिया। मेरा ससुर खुद भी एक सरकारी अफसर था, लेकिन उसकी नौकरी इतनी अच्छी नहीं थी, जबकि समीना की माँ के पास करोड़ों रुपए की जायदादें थीं। समीना ने बताया कि अकरम उसका सौतेला भाई है, क्योंकि मेरे ससुर की पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था और उन्होंने समीना की माँ को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उससे शादी कर ली थी। शादी के बाद वो समीना के माँ का इतना ख्याल रखते कि समीना की माँ अपनी ही बेटी को भूल गई थी। वो कह रही थी कि जब जानबूझकर बाबा ने माँ को मुझसे दूर किया ताकि मैं उनके करीब न जाऊं और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। मुझे भी अपनी माँ से इस कदर नफरत हो गई थी कि मैं खुद भी उनके करीब जाना पसंद नहीं करती थी। कभी कभार जब मेरी माँ मेरे पास आती तो मैं उनसे बात तक ना करती। अकरम मुझसे उम्र में बड़ा था, लेकिन उसका रवैया भी मेरे साथ कुछ ठीक नहीं था। वो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करता और मुझे बहुत बुरा भला कहता। मैं ज़हनी तौर पर बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। मेरे अंदर एक एहसास कमतरी ने जन्म ले लिया था और उस वक्त तो मुझ पर पहाड़ टूट पड़ा जब मेरी हटी कटी माँ अचानक ही बिस्तर पर पड़ गई और डॉक्टर ने बताया कि उनके जिस्म के आज़ा ने आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ दिया है। दरअसल मेरी माँ को आहिस्ता आहिस्ता जहर दे दिया गया था। मुझे अच्छे से इल्म था कि ये काम किसका है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं लाचार थी। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। मैं अपनी माँ से कितना ही नफरत का इजहार कर लूं, नहीं कर सकती थी। फिर आखिर वो मेरी माँ थी। जब मेरी माँ का आखिरी वक्त आया तो मैं हर वक्त उनके साथ ही रहने लगी। पापा ने बहुत कोशिश की कि मैं उनसे दूर हो जाऊं, लेकिन मैंने उन्हें एक पल के लिए भी न छोड़ा और मुझे इस बात का पूरी तरह यकीन हो चुका था कि उन्हें बहुत आहिस्ता आहिस्ता जहर देकर खत्म कर दिया गया है। मेरी अच्छी भली माँ कुछ महीनों में मेरी आंखों के सामने दम तोड़ गई और मैं अपने सौतेले बाप के रहमो करम पर रह गई। मेरा सौतेला बाप ये सोचकर खुश हो गया कि अब सारी जायदाद का मालिक वो है, लेकिन उस वक्त उसके सर पर बम फट गया जब मेरी माँ का वकील घर आया और उसने बताया कि सारी जायदाद मेरे नाम पर मुंतकिल हो गई है और मेरी शादी के बाद मेरे हवाले होगी। जब तक इस जायदाद पर मेरे सौतेले बाप को देखभाल का इख्तियार दिया गया था। मैं अच्छे से जानती थी कि अब मेरा सौतेला बाप कभी मेरी शादी नहीं होने देगा। मुझे जायदाद की लालच नहीं थी। अपनी माँ के मरने का गम मेरे दिल में समा गया था। मैं अपनी माँ की तरह बहुत हसीन थी, इसलिए जैसे जैसे जवानी की सीढ़ियां चढ़ने लगी वैसे वैसे मेरे रिश्ते इस दरवाजे पर आने लगे। लेकिन मेरा सौतेला और सालिम बाप मेरी शादी करके इस जायदाद से कैसे हाथ धो सकता था, जिसके बलबूते पर उसने अपने बेटे अकरम को बाहर मुल्क से महंगी वाली डिग्री दिलवाई थी। और इसी डिग्री की बदौलत अकरम आज अमेरिका में एक बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है। बहुत अरसा तक मैं अपने जज्बात को काबू में रखती रही, लेकिन मैं सारी जिंदगी अपने दिल को बांध कर नहीं रख सकती थी। एक दिन मेरे सौतेले बाप की हालत ठीक नहीं थी और मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई तो वहां मुझे असद मिल गया, जो एक बिजनेसमैन था। असद भी हर आदमी की तरह पहली ही नजर में मेरे हुस्न पर फिदा हो गया। वो अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास आया था। उसकी माँ ने बातों बातों में मुझसे मेरा पता ले लिया और फिर कुछ ही दिनों के बाद असद के लिए मेरा रिश्ता लेकर चली आई। लेकिन मुझे अच्छे से मालूम था कि ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता और यही बात मैंने असद को भी समझाने की कोशिश की। मेरा और असद का फोन पर राब्ता होने लगा था और जब असद ने एक एक बात जान ली तो उसने यही रास्ता निकाला कि हम दोनों खुफिया तौर पर निकाह कर लें और सही वक्त पर आने पर इस बात को सामने लाए। मैंने असद ने एक दिन मौका देखकर कोर्ट मैरिज कर ली। असद के घर वाले भी इस बात से वाकिफ हैं, लेकिन मैं ये बात अपने बाप को नहीं बता सकती क्योंकि मेरी माँ ने वसीयत में लिखवा दिया था कि सारे फैसले करने का हक मेरे सौतेले बाप के पास है और मैं उसकी मर्जी से ही शादी करके इस जायदाद की हकदार बनूंगी। मुझे जायदाद की लालच तो नहीं थी, लेकिन जैसे ही जायदाद की खातिर मेरे सौतेले बाप ने मेरी माँ को कत्ल कर दिया था, मैं वो जायदाद इस जालिम शख्स के पास हरगिज़ भी नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए मैंने उसे कहा कि वो कुछ वक्त ऐसे ही गुजारा करे। मैंने आपकी शादी के बाद अपने बाप को वही दवा देना शुरू कर दी जो वो मेरी माँ को देता था। ये दवा बज़ाहिर तो इंसान को बेहोश रखती है, लेकिन अंदर ही अंदर
उसके जिस्मानी असा को खत्म कर देती है। मैंने आपको आपके कमरे की हदूद तक महदूद कर दिया था ताकि मैं अपने शौहर से मुलाकात कर पाऊं। असद एक बहुत अच्छा और नेक इंसान है। उसे तो इस जायदाद की भी कोई तमन्ना नहीं थी। उसने मुझे 1000 बार कहा कि मैं ये जायदाद छोड़कर उसके साथ रुखसती कर लूं, लेकिन मैं अपनी माँ का बदला लेना चाहती थी। मैंने अपने बाप को आखिरी हद तक पहुंचा दिया है। अब वो किसी भी वक्त दुनिया से रुखसत हो सकता है। आप अकरम की जिंदगी में हैं, इसलिए अकरम को अपने बाप के मरने पर कत्ल का शक हरगिज भी नहीं होगा, क्योंकि आप खुद गवाही देंगी कि मैं किस तरह अपने बाप का ख्याल रखती थी। मैंने बहुत सोच समझ कर ये मंसूबा बंदी की, और जब मेरा बाप बेहोश पड़ा होता तो मैं असद को मुलाकात के लिए बुला लेती। मैं असद को अपने कमरे में इस खौफ से नहीं बुलाती थी कि कहीं आप न चली आए। मैं जानती थी कि आप अपने ससुर के कमरे में नहीं आएंगी। बस कुछ ही दिनों में ये जालिम शख्स इस दुनिया से चला जाएगा और आप खुद असद के साथ मुझे ब्याह देंगी, और मेरी शादी होते ही भाई आपको अपने साथ अमेरिका ले जाएगा। इस तरह हम सब अपनी जिंदगियों में आबाद हो सकते हैं। समीना की इंकशाफात ने मुझे हक्का बक्का कर दिया था। मैं जिसे एक खिदमत गुजार बेटी समझ रही थी, वो दरअसल अपने सौतेले बाप को मारने का इंतजाम कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अंदाजा था कि समीना को यहाँ तक लाने में मेरे ससुर का ही हाथ है। मैं खुद इस बात की गवाह थी कि कितने ही बेहतरीन रिश्तों को मेरे ससुर ने जानबूझकर इनकार कर दिया था। और जिस बात की मुझे खुशी थी वो ये थी कि समीना ने असद के साथ किसी गलत रास्ते का इंतखाब करने के बजाय निकाह किया था। समीना चाहती थी कि मैं खामोशी इख्तियार कर लूं और जैसा हो रहा है वैसा ही होने दूं। काफी देर सोचने के बाद न जाने क्यों मुझे समीना पर ही तरस आया। भले ही वो गलत काम कर रही थी, लेकिन उसे ये सब कुछ करने पर मजबूर किया गया था। मैंने समीना से कहा कि तुम्हारे भाई का फोन आने वाला है, तुम अपने बाप की खिदमत में जाओ, मुझे भी अपने शौहर से बात करनी है। समीना ने एक नजर मेरे चेहरे पर डाली और वो जान गई कि मैं उसका साथ देने के लिए राजी हूँ। एक ही हफ्ता गुजरा था जब मेरा ससुर अल्लाह को प्यारा हो गया था, और उसके दूसरे ही हफ्ते में मैं खुद अपनी प्यारी सी नंद को दुल्हन बनाकर असद के साथ रुखसत कर दिया था। मेरे शौहर ने मेरे कागजात बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। कुछ देर बाद मुझे अपने शौहर के पास अमेरिका चले जाना था। मेरा शौहर अपने बाप के आखिरी दीदार के लिए भी वतन वापस न आया था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मेरा ससुर अगर दौलत की लालच में मेरी सास का कत्ल ना करता तो शायद उनकी जिंदगी भी बहुत ज्यादा खुशगवार होती, क्योंकि जितनी अच्छी आदत की मेरी नंद थी, मैंने सुना था कि मेरी सास उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी थी। दौलत और जायदाद के पीछे मेरे ससुर ने सब रिश्तों को दांव पर लगा दिया था, और उनके आखिरी वक्त में उनके बेटे ने उनका दीदार करना भी जरूरी न समझा था। मैं, मेरी नंद और असद इस राज से वाकिफ थे जो जिंदगी भर अब हमारे सीनों में दफन होना था। असद वाकई एक बहुत अच्छा लड़का था। उसने समीना की जिंदगी को खुशियों से भर दिया था। मैं अमेरिका चली आई थी, लेकिन समीना मुझे पाबंदी से फोन करके खैर खैरियत लेती थी। अकरम ने कभी ये जानने की कोशिश ही न की कि उनके बाप को हुआ क्या था, और ये शायद उनके बाप की ही परवरिश का नतीजा था जो उन्होंने एक यतीम बच्ची की कमाई से की थी। मैंने दिल में अहद कर लिया था कि मैं अपनी औलाद को हक हलाल का निवाला खिलाऊंगी, ताकि उनके दिल में रिश्तों